मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे जिसमें हमने टाइप 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले टाइप 5 के क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के साथ ही हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, रेट क्या है भाई? फिक्स है। रेट आपका क्या है? फिक्स है। एक निश्चित दर से, दर क्या है ये हमको पता नहीं, ठीक है। एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। टाइम कितना है? तो टाइम आपका 8 वर्ष। 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 1 रुपया है तो अमाउंट आपका कितना रुपया हो जाता है? 3 रुपया हो जाता है। कह रहा है तो वह कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, अगर रेट यही रहे, अगर रेट आपका सेम रहे, रेट में कोई परिवर्तन ना हो, तो कितने वर्ष में यह 81 गुना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल आपका 1 है तो अमाउंट आपका कितना हो जाए? 81 हो जाए, 81 गुना हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसको जनरल मेथड से, फिर हम आएंगे अपनी जगह पर, लेकिन पहले आराम से क्वेश्चन को समझिए। देखो भाई मेरे, अमाउंट बराबर क्या होता है? तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना? n। ठीक है, ये होता है। यहाँ आपका अमाउंट कितना है? तो यहाँ अमाउंट आपका है 3 और प्रिंसिपल कितना? 1, तो बटा में 1 आ जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100, 1 प्लस आर बटा 100। इसका पावर ये कितने वर्ष में काम हो रहा है? 8 वर्ष में। तो आप बोल सकते हैं कि 3 का जो वैल्यू है वो 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्या है? 8 है भाई। बहुत बढ़िया। अब देखिए कहा जा रहा है कितने वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए देखिए 81 बटा 1, प्रिंसिपल अमाउंट बटा क्या हो गया? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। ये n आपको फाइंड आउट करना है कि n क्या होगा। तो देखिए यहां से अगर आप आते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 4, क्योंकि 3 का पावर 4 ही 81 होता है। 3 का पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्या हो जाएगा भाई? n होगा। अब 3 का वैल्यू आपका है 1 प्लस आर बटा 100 का पावर 8। 1 प्लस आर बटा 100 का पावर कितना है? 8। ये हुआ आपका 3 का वैल्यू, लेकिन होल ओवर पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, इसका बेस 1 प्लस आर बटा 100 और इसका भी बेस 1 प्लस आर बटा 100, तो क्या पावर इक्वल होगा? तो ये n, तो ये 8 का 32, तो n का वैल्यू कितना होगा? 32। अर्थात यहाँ पर जो ये 81 गुना का कार्य हो रहा है, ये कार्य होने में 32 वर्ष लग जाएगा। तो ये इसका रहा जनरल अप्रोच, लेकिन इस अप्रोच से क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करिएगा, समय ज्यादा लगेगा और कुछ फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो भाई अब करेंगे क्या? अब आप बात समझना है कि अब करेंगे क्या। देखिए, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो इंटरेस्ट है वो इक्वल मल्टीपल में बढ़ता है। अर्थात जो इंटरेस्ट के जुटने के बाद अमाउंट आपका बनता है वो इक्वल मल्टीपल में बढ़ता है। पहले आप बार बार देखते आ रहे हैं कि जब प्रिंसिपल मेरा, रेट मान लीजिए मेरा 10% है, रेट 10%, 10% का मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल मेरा 10 होता था तो अमाउंट कितना? 11 पहले वर्ष में। अगर दूसरे वर्ष में तो फिर 10 से 11 होता था, ठीक है। तो 2 वर्ष में 10 गुने 10 100 और 11 गुने 11 121 होता था। मतलब ये प्रत्येक वर्ष इक्वल मल्टीपल में आगे की ओर क्या होता है? बढ़ता है। ये बात आपको समझनी होगी। तो अगर कहा जा रहा है कि यह 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बात को समझिए। अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो ये 1 रुपया कितना गुना होता है? 3 गुना। और ये 3 गुना होने में इसको कितना वर्ष लग रहा है? 8 वर्ष लग रहा है। तो कहा जा रहा है कि बताओ कि इसको 81 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो अगर ये 3 गुना हुआ है तो हर बार ये 3 गुना ही होगा। अरे अगर ये 10 गुने 10 100 हुआ है तो हर बार 10 गुना ही होगा। 10 गुने 10, फिर 10 गुने 10, फिर 10 गुने 10, ये मल्टीपल चलता रहेगा। 11 गुने 11 121, फिर 121 गुने 11 करेंगे तो वो इक्वल मल्टीपल में बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से ये 3 का फिर आप 3 गुना करेंगे तो तितीरी का 9, फिर 9 का 3 गुना करेंगे तो नतिया 27, फिर 27 का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। देखिए 1 से 3 गुना 3, फिर 3 गुना तो 9, फिर 3 गुना 27, फिर 3 गुना 81। तो अगर यहाँ पर 8 वर्ष लगा तो यहाँ भी 8 वर्ष लगेगा, यहाँ भी 8 वर्ष लगेगा, यहाँ भी 8 वर्ष लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32। तो जो टाइम आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 32 वर्ष। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आपका आएगा आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, ना कि जनरल अप्रोच लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 8 गुना होता है। देखिए कोई धन जो है वो 1 रुपया से 8 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में भाई? तो ये कार्य हो रहा है 3 वर्ष में। ये कार्य कितने वर्ष में हो रहा है? 3 वर्ष में। तो कह रहा है तो यह धन कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगा? अब हमें एक बात बताइए, हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये जो है इक्वल मल्टीपल में चलता है। अगर ये 8 गुना हुआ था तो आगे बढ़ने पर 8 8 64 गुना होना चाहिए था। अरे 8 गुना हुआ था तो ये 64 गुना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि ये पैटर्न ही नहीं है, दूसरा कुछ है। ये क्या है भाई? तो 8 से 16 हुआ, मतलब ये डबल हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ये डबल हुआ होगा। देखिए 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी का 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझ पा रहे हैं बात को? अरे ये शुरू से 2 गुना हो रहा है। 1 दूनी 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 1 से 8 गुना होने में 3 वर्ष लगा। इसका मतलब यहां भी 1 वर्ष, यहां भी 1 वर्ष, यहां भी 1 वर्ष। तो यहां भी कितना वर्ष लगेगा? 1 वर्ष। तो 16 गुना होने में जो टोटल इसको टाइम लगने वाला है, टोटल टाइम जो आपका लगेगा वो कितना वर्ष लगेगा भाई मेरे? तो वो आपको लगेगा 4 वर्ष। 4 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 1200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो 20 वर्ष में कितना होगा? देखिए 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 1 रुपया को 2 रुपया बनने में, दोगुना होने में कितना समय लग रहा है भाई? 5 वर्ष लग रहा है। तो कह रहा है कि 20 वर्ष में यही जो रुपया है अर्थात 1200 रुपया जो है, 1200 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे तो पहले हम बात करें कि 20 वर्ष में ये हो कितना रहा है। तो अगर 5 वर्ष, तो आगे भी अगर हम 5 वर्ष लेते हैं तो 5 5 10 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे भी अगर हम 5 वर्ष लेते हैं, आगे भी हम 5 वर्ष लेते हैं तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे भी हम 5 वर्ष लेते हैं तो ये आपका 20 वर्ष हो गया। देखिए 20 वर्ष हो गया, और हर 5 वर्ष में ये दोगुना हो जाता है। तो 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये कितना गुना हो जाएगा भाई? तो 20 वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगा। तो अगर ये रुपया है तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 की 2 कैरी कितना हो गया आपका? 3 हो गया। 16 3 19, तो 1,92,000 रुपया हो जाएगा। यह 12,000 रुपया कितने वर्षों में भाई? तो 20 वर्षों में। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से किसी धनराशि के 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 2 लगातार वर्ष मतलब अगर ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, तो ये आपका सेकेंड ईयर होगा। 2 लगातार वर्ष का मतलब यही ना हुआ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज जो है भाई वो कितना है? तो फर्स्ट ईयर में अगर 900 है तो सेकेंड ईयर में कितना है? 930 है। तो कह रहे बताइए कि यहां पर वार्षिक दर क्या होगा? तो सीधा सोचने वाला बात है कि देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, लेकिन यहां पर प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान नहीं है। तो ब्याज समान नहीं है तो ब्याज में वृद्धि कितने का हो रहा है? तो ब्याज में वृद्धि हो रहा है 30 का। अरे ब्याज में वृद्धि कितने का हो रहा है? 30 का। तो 30 का वृद्धि हो रहा है तो ये 30 का वृद्धि कितने 100 में होगा? तो ये 900 में होगा। इस 30 का वृद्धि कितने 100 में होगा? 900 में। तो यहां से हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके हम क्या करेंगे? सिंबल लगा देंगे भाई। तो यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में चला गया तो 10/3 अर्थात 3.1/3% जो होगा वो रेट होगा इसका। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर से 5 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपया है। 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है वो क्या है भाई? 600 रुपया है। और कहा जा रहा है कि 10 वर्ष का मिश्रधन 900 रुपया है। 10 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है? 900 रुपया है। तो वह धन ज्ञात करिए। धन क्या है? देखिए हमने आपको बता रखा है कि यहाँ टाइम का इंटरवल क्या है? 5 वर्ष। यहाँ टाइम का इंटरवल 5 वर्ष। तो इधर भी ये चला होगा तो 5 वर्ष पीछे आप जाइएगा तो ये कितना होगा? 0 वर्ष। क्या 0 वर्ष होगा? अरे भाई मेरे, जब आप पैसा बैंक में जमा किए, जमा करते वक्त ही टाइम क्या होगा? 0 वर्ष होगा। अरे उसी समय जमा किए तो क्या टाइम होगा? 0 होगा। तो ये यहाँ 5 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष और फिर यहाँ 5 वर्ष। तो ये 5 5 वर्ष का इंटरवल बन रहा है। तो 5 5 वर्ष का जब इंटरवल बन रहा है
तो 5 वर्ष में जितना गुना होगा वो हर 5 वर्ष में उतना ही गुना होगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 5 वर्ष में अमाउंट 600 था, 10 वर्ष में अमाउंट 900 रुपया हो गया, तो कितना गुना हुआ, पहले तो ये बात करनी है कितना गुना हुआ। तो आप बोलेंगे भाई कि गुना निकालना है तो बाद वाले में पहले वाले से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कैसे होता है ये भी देख लो भाई। अगर 1 रुपया 2 रुपया होगा आप बोलेंगे 2 गुना हो जाता है, 3 रुपया 6 रुपया हो गया आप बोलेंगे 2 गुना हो जाता है, तो 4 रुपया 5 रुपया हो गया तो कितना गुना हुआ, तो सीधा 5/4 गुना हुआ। बाद वाले में पहले वाले से भाग दे दो। तो देखो ये कितना गुना हुआ, 00 कैंसिल, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, अर्थात ये 1.5 गुना हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। तो अगर इस इंटरवल में ये 3/2 गुना हुआ है तो इस इंटरवल में भी ये 3/2 गुना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पैसा कितना था, x था, तो x का जब 3/2 किया जाता है तो वो रुपया कितना हो जाता है, 600 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से आप कैंसिल करिए, बोलिए कितने बार में जाएगा, 200, तो 200 दूनी 400, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400, अर्थात प्रारंभ में जो राशि था वो कितना रुपया था भाई, तो वो रुपया था आपका 400। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ये देखते हैं। कहा जा रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में मिश्रधन 1200 रुपया, 8 वर्ष में कितना भाई मिश्रधन, 1200 रुपया, 8 वर्ष में मिश्रधन हो जाता है 1200 रुपया, ठीक है। और 12 वर्ष में मिश्रधन होता है 1500 रुपया, 12 वर्ष में मिश्रधन आपका होता है 1500 रुपया, ठीक है। तो कह रहे हैं मूलधन बताओ क्या होगा, मूलधन। देखिए इंटरवल कितने का बन रहा है, 4 वर्ष का, तो आप इधर भी 4 वर्ष पीछे आएंगे, तो 8 में से 4 जाएगा, ये 4 वर्ष आ जाएगा, फिर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 वर्ष आ जाएगा। इसका मतलब कि जितना गुना, यहाँ 4 वर्ष से सब 4 वर्ष का इंटरवल बन गया, तो यहाँ आपका 4 वर्ष में जितना गुना हुआ होगा उतना ही गुना यहाँ पर भी और उतना ही गुना यहाँ पर भी ये हुआ होगा। तो कितना गुना हुआ ये पहले निकाल लो भाई। तो 1500 बटा आप 1200 कर देंगे, 00 कैंसिल, ये आपका 3 से 4 बार में, ये 3 से आपका 5 बार, मतलब 5/4 गुना हो रहा है। इस इंटरवल में जब ये 5/4 गुना हो रहा है तो मान लो कि स्टार्टिंग में जो पैसा था वो 100 रुपया था, तो इसका 5/4 करेंगे आप 4 वर्ष पर पहुंच जाएंगे, फिर इसका 5/4 आप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 8 वर्ष पर। तो ये आपका रहा। अब देखिए आप यहां से कैंसिल करिए, 5 गुने 5 कितना हो गया, 25, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, अब 200, 25 8 200, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 48 इंटू 16, 16 8 112, 2 कैरी कितना हो गया, 11, तो 16 का 64, 64 और 11, 64 और 11 कितना हो जाएगा भाई, 75, तो 752 रुपया जो होगा। गलती कुछ कर रहे हैं क्या, देख लीजिए एक बार। हाँ, 4 का 16, ये 48, ठीक है। तो 16 16 32 16 48 64 64 16 85 16 96 67 बोलता से 16 28 सॉरी गलती हो रहा था, 128 होगा ना, तो ये कैरी कितना हो गया, 816 28 से, ठीक है। अब 12, तो 16 का 64 और 64 और 12, तो 64 और 12 क्या हो जाएगा, 76, तो 76 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 768, 768 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 1973 ईस्वी में 9000, 1973, देखिए 1973 ईस्वी में जनसंख्या जो है वो कितना है भाई, तो वो है आपका 9000। आगे बढ़ते हैं, 1997 में ये हो गया 16000, 1997 ईस्वी में ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 16000। अब कह रहा है कि उसकी जनसंख्या 1995 में कितनी थी, सॉरी 1985 में कितनी थी, तो 1985 कहीं बीच में आएगा, 1985 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी ये आपसे पूछी जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, 85 से 97 इंटरवल कितने वर्ष का बन रहा है, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का बन रहा है। और ये 73 से 85 यहाँ भी इंटरवल कितने वर्ष का बन रहा है, 12 वर्ष का। तो आप बोलिएगा कि जितना गुना इस इंटरवल में हुआ होगा उतना ही गुना इस इंटरवल में हुआ होगा, क्योंकि हम यही क्वेश्चन बार बार करते आ रहे हैं। अरे अगर ये 2 गुना होगा तो हर बार 2 गुना ही होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जनसंख्या जो है वो क्या है भाई, x है। 1985 में जनसंख्या कितना था, x था, तो यहाँ कितना गुना हो गया, तो 16000 में आप भाग देते हैं किससे, x से। अब यहाँ कितना गुना हो जाएगा, तो x में आप भाग देंगे किससे, 9000 से, ठीक है, 9000 से आप भाग दे देंगे। अब जितना गुना ये है उतना ही गुना ये है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो x गुने x क्या हो गया, x स्क्वायर, 16 44 144, और 144 पर कितने जीरो, तो 6 जीरो, ये आपके 6 जीरो हो गए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12000,
अर्थात जो जनसंख्या था आपका 1985 में उस शहर का वो था 12,000। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये देखते हैं भाई। कर रहा है 1600 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2400 हो जाती है, ठीक है। तो 9 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करिए। देखिए 1600 रुपया जो है वो 3 वर्ष में, यहां हम लिख देते हैं 0 वर्ष, स्टार्ट हुआ तब 0 वर्ष, 0 वर्ष से जब 3 वर्ष हुआ तो जो इसका रकम था 1600 रुपया, ये 1600 रुपया कितना हो गया भाई, तो 2400 रुपया हो गया। 3 वर्ष में कितना हो गया, 2400 रुपया। तो कह रहा है कि 9 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा। अगर 0 से चला है 3, तो 3 वर्ष का इंटरवल, तो फिर यहाँ 3 वर्ष का इंटरवल लेंगे तो ये 6 वर्ष हो जाएगा, फिर यहाँ 3 वर्ष का इंटरवल लेंगे तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जितना गुना ये यहाँ पर होगा उतना ही गुना ये इस इंटरवल में होगा, इतना ही गुना ये इस इंटरवल में होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा भाई, तो 2400 और बट्टा ये क्या 1600, डबल जीरो खत्म, 38 का 24, 8 दूनी 16, मतलब 1.5 गुना हो रहा है, 3/2 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे भाई, इस 2400 का 3/2 करेंगे तो 6 वर्ष पर आ जाएंगे, फिर इसका 3/2 करेंगे तो आप 9 वर्ष पर आ जाएंगे, और जो आपका मिलेगा वही 9 वर्ष में क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो देखो भाई 2 दूनी का 4, और 4 से गया तो ये चला गया 600 बार में, तो 6 18, 18 तिया 54, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5400। तो ये 5400 रुपया हो जाएगा 9 वर्ष के अंत में। तो ये था आपका टाइप 5 में जितने तरह के क्वेश्चंस आपको हमने कराए हैं, इतना प्रैक्टिस करिए, इससे बेहतर कुछ नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। कहा जा रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई, 129 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो दर एवं मूलधन ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए आराम से चलिए, आपको टेबुलेशन पता है भाई कि पहले वर्ष का बॉक्स ये होता है, ठीक है, दूसरे वर्ष में 2 बॉक्स होता है, जिसमें ये आपका साधारण ब्याज बतलाता है और ये तीनों चक्रवृद्धि ब्याज, और ये वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बतलाता है। तो कहा जा रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, तो 60 रुपया इसमें होगा तो 60 रुपया इसमें होगा। ये सबको क्लियर है भाई, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। अब कहा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 129, चक्रवृद्धि ब्याज जब 129 है तो मेरे भाई एक बार बताओ, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये तीनों मिलके 129 है, तो इसमें कितना है, 9। तो आपसे पूछा गया रेट क्या है, आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या है, 2 बातें आपसे पूछी गई। तो रेट अगर निकालना है तो आप बोलेंगे कि मेरे को 9 रुपया इंटरेस्ट मिला, 9 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितने पर भाई, 60 पर। तो यहाँ बट्टा में क्या आ गया, 60, बट्टा में कितना आ गया, 60। तो 60 और गुने आप क्या कर देंगे, 100, गुने 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपका 20 से 3 बार में, और 20 से चला गया 5 बार में, और 3 से 3 बार में, तो 15% आपका क्या हो गया रेट, 15% क्या हो गया रेट। अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो आप बोलेंगे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, तो सिंपल इंटरेस्ट एक वर्ष का कितना है, 60, तो 60 गुने 100, 60 गुने 100 बटा रेट कितना हो गया, तो 15, और टाइम कितना, एक वर्ष हम लेके चल रहे हैं, तो 15 चौका 60, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 400 रुपया, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 400। अगर प्रिंसिपल आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको रेट छोड़ के डायरेक्ट प्रिंसिपल ही पूछ दिया जाए, तो आप रेट झूठ मूठ के निकालिएगा। तो उस केस में आप डायरेक्ट क्या करिएगा, ये देखिए, आप यहाँ सोचिएगा कि ये कितना गुना हुआ भाई, तो ये हुआ 9/60, अरे ये क्या हुआ, 9/60, तो 9/60 हुआ, तो प्रिंसिपल तो यहाँ पर न होता है, अरे प्रिंसिपल यहाँ पर न होता है, तो 9/60 का मतलब तितिरी का 9, 3/20 हुआ। अरे इसका मतलब 3 बटा, हमने 60 का 3/20 किया तब तो 9 आया, तो 9 आया, तो हम इसका भी 3/20 किए होंगे, इसका 3/20 किए होंगे, तब तो मेरा 60 आया होगा। तो प्रिंसिपल का आपने 3/20 किया, 3/20 किया, तो आपका कितना आ गया, 60। आप डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया 20 बार में, तो बोलो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, तो 400 रुपया हो जाएगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल इस प्रकार से नहीं निकालना है तो आप प्रिंसिपल इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 रुपया और 832 रुपया है, तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष के बाद सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे। चलो भाई बढ़ते हैं, यहाँ 3 वर्ष का जिक्र है, तो ये पहले वर्ष में 1 बॉक्स, दूसरे वर्ष में आपका ये 2 बॉक्स, तीसरे वर्ष में आपका कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स, ठीक है। चलिए भाई आते हैं, तो कह रहा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 800 है,
तो इसमें अगर 400 रुपया आएगा तो इसमें भी कितना रुपया आएगा, 400 रुपया आएगा। लेकिन 2 वर्ष का जो सीआई है वो 832 रुपया, इसका मतलब इसमें कितना रुपया आ रहा है आपका, 32 रुपया आ रहा है। ये क्लियर बात है कि इसमें क्या आ रहा है, 32 रुपया। ये तो हो गया। हमसे रेट उठ नहीं पूछा, अगर रेट पूछा होता तो रेट निकालते। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि बताओ भाई इन तीनों बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यही डिफरेंस बताता है ना, ये 3 बॉक्स में डिफरेंस बताता है। तो आपको ये बात तो पता है कि इसमें तो सेम डाटा आता है, तो इसमें 400 आ जाएगा, और इसमें जितना डाटा रहता है उसका डबल आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 32 का डबल कितना आ जाएगा, 64। लेकिन अब यहाँ जितना रेट से आप आगे बढ़ रहे हो उतने ही रेट से यहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ थोड़ा सा आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट क्या है भाई, तो आप कर रहे हैं 32 बट्टा कितना, 400, 32 बट्टा 400, 400 का 32 बट्टा 400 किया तब तो 32 आया। इसको कटाइएगा तो 8 से आपको 4 बार में चला जाएगा, और 8 से आपको 50 बार में चला जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। इसका मतलब कि आप 2/25 कर रहे हो, आप 2/25 कर रहे हो, तो आप इसका भी 2/25 कर दो, या आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा 100 ही रह देते तो अच्छा रहता। देखिए क्योंकि कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि 32, ये 32 बटा क्या हो गया आपका, तो 32 बटा ये 400 हुआ, तो इसको कर दो 8/100, 8/100, क्योंकि डबल जीरो रहेगा तो वो करने में आसानी होगा। 8% रेट है, मतलब इसका हमें 8/100 यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम 8/100 कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 8/100 ही करेंगे। तो ये 8 दूनी 16 की 6, कैरी कितना हो जाएगा 1, और 38 का 24 और 1 25, ठीक है। अब यहाँ से 100 से भाग दोगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो बोलो वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 64 और 32 96, 96 2 98, यहाँ जोड़ दो 64 प्लस 32 प्लस 2.56, तो ये हो गया 98.56, तो 98.56 रुपया जो होगा वो 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 40 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है भाई मेरे, 40 रुपया, और कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका कितना है, तो वो आपका है 44। तो बताइए मूलधन क्या है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज जब 40 रुपया है तो इसमें अगर 20 रुपया आएगा तो इसमें भी आपका 20 रुपया आएगा। अब 44 रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बोलिए आप यहाँ कितना गुना कर रहे हैं, आपको प्रिंसिपल ही निकालना है ना, तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल रहता है, आप प्रिंसिपल का जितना गुना यहाँ पर करते हैं उतना ही गुना यहाँ पर करते हैं। तो ये 4/20 कर रहे हैं, 4/20, क्योंकि 4 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है 20 पर, तो ये 1/5 आप कर रहे हैं, रिफाइनली आप 1/5 कर रहे हैं, तो आप इसका भी 1/5 करेंगे। तो 1/5 करेंगे, प्रिंसिपल निकालना है तो 5 को उलट दो, 5 को 1/5 को उलट दो भाई, तो क्या होगा 20 5 100। या नहीं समझ में आ रहा है तो इधर कर लो, P गुने 1/5 बराबर आपका कितना आ गया 20। तो बोलिए P का वैल्यू क्या होगा, 20 गुने 5 अर्थात कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो आपका निकल के आएगा वो कितना रुपया आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। 100 इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं, कर रहा है 27 वर्ष और 25 वर्ष के 2 भाइयों में 16,820 की राशि विभाजित करनी है। 2 भाई है भाई, 2 भाई है, एक भाई जो है आपका वो कितने वर्ष का है, तो एक 27 वर्ष का है, और दूसरा भाई जो इसका है वो कितने वर्ष का है, तो वो आपका है 25 वर्ष का, ये 25 ईयर का है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों में जो राशि बांटनी है वो आपका है 16,820। उन्होंने अपनी राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। 40 वर्ष की आयु पर, 40 वर्ष के आयु पर ये दोनों अपने पैसे को जब निकाल रहे हैं तो इन्हें इक्वल अमाउंट मिल रहा है, बराबर बराबर राशि मिल रहा है। तो बड़े भाई का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमने मान लिया कि बड़े भाई के पास जो पैसा है, क्योंकि 27 वर्ष वाला बड़ा होगा, वो 100 रुपया है, तो छोटे भाई के पास कितना पैसा होगा भाई, तो 16,820 टोटल पैसा था। तो इसमें से आप क्या करेंगे भाई, 100 रुपया घटा देंगे तब तो मिलेगा छोटे को इतना रुपया। लेकिन 27 वर्ष से 40 वर्ष होने में छोटे भाई को कितना वर्ष लगेगा, बड़े भाई को कितना वर्ष लगेगा, 13 वर्ष। मतलब इसका पैसा बैंक में 13 वर्ष तक रहा होगा, और ये 27 वर्ष से 40 वर्ष तक जाने में इसको लगा होगा 15 वर्ष, तो इसका पैसा 15 वर्ष तक रहा होगा। रेट दोनों के लिए सेम है, 5% वार्षिक। देखिए आप क्या करेंगे भाई, आप बोलेंगे कि मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया, प्रिंसिपल कितना x है बड़े बेटे के लिए, तो x इंटू 1 प्लस r/100, तो 5/100, 5/100 का जो पावर आपका है वो 13 वर्ष है, वो कितना है 13 वर्ष है, ठीक है, ये इसको अमाउंट मिलेगा। अगर छोटे भाई का बात करें तो 16,820 माइनस x, ठीक है, ये आपका हो गया।
इंटू 1 प्लस आर बटा 100, 1 प्लस आर बटा 100। तो आर का वैल्यू कितना है आपका 5, आर का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। और ये पावर कितना 15 तक जाएगा, ये 15 तक जाएगा, ठीक है भाई। अब आप देखिए यहां से आप चाहेंगे तो इसको कटा सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा तो ये 15 है 13, तो ये पावर अब सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और ये इधर आएगा, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x बट्टा 16,820 माइनस x बट्टा, यहां से आप कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 20 हो जाएगा, और 20 21 बटा 20, तो 21 बट्टा 20, 21 बट्टा 20 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये 441 बट्टा क्या हो गया आपका 400, 441 बट्टा क्या हो जाएगा 400। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई तो क्या आएगा देखिए, तो ये आपका आ जाएगा 400, 400x बराबर, यहां से गुना करेंगे तो 441 गुने 16820 और माइनस आपका 441। अब ये x ये इधर आएगा तो 400x और 441 तो क्या हो जाएगा 841x बराबर 441 गुने 16820, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से ये कितने बार में आपका कटेगा, तो यहां से आपको 20 बार में कट जाएगा, तो जो x का वैल्यू आएगा वो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8820 रुपया आएगा। अर्थात बड़े भाई को जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी 8820 रुपया। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा हो गया, समय बहुत ज्यादा पेपर में बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं बनाना। ये जनरल तरीका था, हमने बस इसलिए बताया कि चीजें आपको समझ में आए, लेकिन इतना कुछ नहीं करना। ये करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा पेपर में, फिर उतना समय आपके पास है क्या। चलिए अब इसको हम सॉर्ट करते हैं, बस लॉजिक को समझिएगा, बात को समझिएगा, बनेगा बहुत फास्ट, ठीक है। अब आप बात को समझिए, देखिए बात क्या है भाई, 40 वर्ष के बाद ये पैसा निकल रहा है, बात है कि 40 वर्ष के बाद दोनों पैसा निकल रहा है, इसका जो अमाउंट है वो 15 वर्ष तक बैंक में रह रहा है, और इसका जो अमाउंट है वो आपको रह रहा है 13 वर्ष तक, 13 वर्ष तक, 13 वर्ष तक इसका पैसा रख रहा है, 15 वर्ष तक इसका पैसा रख रहा है। अच्छा अब हमें एक बात बताइए, जो टोटल पैसा है वो 16,820 रुपया है, तो आप हमें बताइए किसको ज्यादा पैसा देना होगा, किसको ज्यादा पैसा होगा। रेट दोनों जगह 5% है, अगर 5% रेट है, 5% रेट है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20, 1/20। आप थोड़ा देर पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ इफेक्टिव टर्म कौन था, तो इफेक्टिव टर्म कौन था, तो दोनों के एज का डिफरेंस। अरे दोनों के एज का डिफरेंस ही नहीं इफेक्टिव टर्म था, क्योंकि इसने 13 वर्ष तक बैंक में रखा, इसने 15 वर्ष तक बैंक में रखा, तो 2 वर्ष का ही डिफरेंस हुआ ना, और वो 2 वर्ष ही ने इफेक्ट डाला, 13 से 15 क्या हुआ कट गया 2 बार में आपका, तो 2 बार तो आप सिर्फ देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है 2, यही इफेक्टिव टर्म है। अब हम कैसे अप्रोच लेंगे ये सोचिए, देखिए इसको समय मिल रहा है 13 वर्ष बैंक में पैसा रखने के लिए, इसको समय मिल रहा है 15 वर्ष बैंक में पैसा रखने के लिए, तो जो कम समय तक पैसा रख रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, और जो ज्यादा समय तक पैसा रख रहा है उसको कम पैसा मिलना चाहिए, तब तो बराबर धन मिलेगा। अरे भाई एक आदमी है जो बैंक में 10 वर्ष तक पैसा रखता है, और एक आदमी है जो बैंक में 20 वर्ष तक पैसा रखता है, अगर दोनों को समान समान पैसा दे दोगे तो 20 वर्ष वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा 20 वर्ष के बाद। लेकिन अगर दोनों को बराबर पैसा करना है कि एक 10 वर्ष बाद भी निकाले तो बराबर मिले और एक 20 वर्ष बाद भी निकाले तो बराबर मिले, तो उसके इसमें क्या करना होगा कि जो 10 वर्ष तक पैसा रख रहा होगा उसको ज्यादा पैसा देना होगा, और जो 20 वर्ष तक पैसा रख रहा होगा उसको कम पैसा देना होगा। तो यहां से आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो मेरा रेशियो होगा, अगर प्रिंसिपल मेरा 20 होगा तो अमाउंट मेरा कितना होगा 21 होगा। अब यही पैसा, ये बड़ा वाला पैसा, ये छोटा वाला पैसा सॉरी, तो देखिए समझिएगा बात को, तो इसको ये चूंकि 13 वर्ष तक कम वर्ष तक रख रहा है इसलिए इसको ज्यादा पैसा देंगे, कितना देंगे 21, और इसे कितना देंगे 20, इसे कितना देंगे 20। अब आप देखेंगे कि पावर क्या है भाई, पावर क्या है, तो पावर वही बनता है, जनरल जब आप सॉल्व कर रहे थे तो पावर वही बन रहा था जो एज का डिफरेंस था, तो एज का डिफरेंस है तो पावर में आप 2 चढ़ा दीजिए,
तो 2 जैसे ही चढ़ाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और ये आपका आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। मतलब इसको 441 रुपया मिलेगा तो इसको 400 रुपया मिला। आप बोलेंगे दोनों को मिलकर मिला 841। 841 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका है 16,820। 16,820। तो बोलो एक यूनिट का वैल्यू क्या है? तो एक यूनिट का वैल्यू है आपका 20। तो एक यूनिट का वैल्यू जब 20 तो बोलिए 441 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 441 गुने 20 तो ये हो जाएगा 8820 अर्थात 8820 रुपया जो होगा वो बड़े भाई का धन होगा। तो पेपर में आप क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 27 रुपया ए तथा बी में जिनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष और 19 वर्ष है इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देने से प्रत्येक को 21 वर्ष की आयु ग्रहण करने पर बराबर धन मिले तो ए का भाग ज्ञात करिए। देखिए पैसा कितना है भाई? 27 रुपया। एक ए है और एक क्या है? बी है। ए का एज है 18 वर्ष और बी का एज कितना है भाई? तो ये है आपका 19 वर्ष और दोनों को 21 वर्ष बाद यानी 21 वर्ष होने पर पैसा निकालना है। तो ये अपने धन को रख रहा है 3 वर्ष तक, ये अपने धन को रख रहा है 2 वर्ष तक। ऐसे ये लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब हो गया भाई। तो टोटल पैसा कितना है? तो टोटल पैसा है आपका 27 रुपया। आपसे पूछा गया कि बताओ भाई कि ए का भाग क्या होगा। तो सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे? रेट को। हमने पाला कि आप रेट को पकड़ लो भाई। तो रेट क्या है? 16%। 16% का मतलब होता है 4/25। 16/100 4/25। तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का बात। प्रिंसिपल और अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका 25 होगा तो अमाउंट आपका कितना होगा? 29 होगा। प्रिंसिपल आपका 25 होगा तो अमाउंट आपका कितना होगा भाई मेरे? 29 होगा। तो अब थोड़ा सा सोचना है बात को। देखिए बातों को थोड़ी सी ध्यान से समझनी है कि यहां पर जो एज का डिफरेंस है, यहां पर जो एज का डिफरेंस है वो कितना वर्ष है भाई? 1 वर्ष है। और जो एज का डिफरेंस होता है वही कहां जाता है? पावर में जाता है। तो अगर ए का बात करें तो ए को हम कौन सा वैल्यू दें? क्योंकि ये ज्यादा समय तक अपना पैसा रख रहा है और ये कम समय तक पैसा रख रहा है। तो कम समय तक पैसा रख रहा है तो इसको हम ज्यादा पैसा देंगे। तो इसको कितना मिलेगा भाई? तो इसको मिलेगा 29। कितना मिलेगा? 29। और ये ज्यादा समय तक रख रहा है तो इसको कम पैसा देंगे। कितना देंगे? 25। तो अब देखिए दोनों को मिलकर पैसा मिलता कितना है? पैसा मिलता कितना है? तो 25 और 29 54 यूनिट, 54 यूनिट। तो 54 यूनिट का वैल्यू है कितना आपका? 2700 है। 2700 है। तो आपको निकालना क्या? आपको निकालना है भाई मेरे कि बता दो ए का भाग कितना है। तो ए को कितना मिल रहा है? 25। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 25 यूनिट का वैल्यू तो आप बोलेंगे 2700/54 गुने क्या? 25। तो 27 से ही आपको 100 बार में चला गया और 27 से ही आपको चला गया 2 बार में और 27 से ही आपको चला गया 50 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 50 गुने 25। तो 25 5 125, 1250 रुपया जो होगा वो राशि मिलेगा किसको भाई? ए को। तो ए का धन राशि जो होगा वो आपका हो जाएगा 1250 रुपया। अब हम देखेंगे टाइप 8 के क्वेश्चन को। तो टाइप 8 का क्वेश्चन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। बैंक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर देता है। यदि वर्ष के अंत में वह 1200 रुपया निकाल लेता है, बचे हुए पैसे पर बैंक उसे दूसरे वर्ष 12.5% ब्याज देती है, तो 2 वर्षों के अंत में कुल मिश्रण 8100 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए बात को आराम से समझिएगा, आराम से इस बात को समझना है। सिचुएशन क्या है भाई? आपको ऐसा क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाया है, परसेंटेज में भी मिला था, प्रॉफिट लॉस में मिला था। ये चेन रूल है। क्या है भाई? चेन रूल है। तो चेन रूल आप अप्लाई करिए। अगर 5% ब्याज दर है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20। इसका मतलब कि पहले वर्ष में इसका 20 रुपया हो गया होगा कितना रुपया? 21 रुपया। लेकिन ये क्या करता है कि पहले वर्ष के अंत में ये अपने धन में से निकाल लेता है कितना रुपया भाई? तो 1200 रुपया। 1200 रुपया निकाल लेता है। अब फिर क्या करता है ये कि बचे हुए पैसे, अब जो भी मैंने पैसा उसके पास रिमेनिंग बच गया, 12.5% ब्याज दर पर लगा देता है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो अगर उसको 8 रुपया होगा तो उस पर एक इंटरेस्ट मिलकर अमाउंट कितना हो गया? 9 रुपया होगा। तो कह रहा है 2 वर्ष के अंत में कुल मिश्रण 8100 रुपया है। 2 वर्ष के अंत में कुल मिश्रण इसका कितना है भाई? तो 8100 रुपया है। तो कहा जा रहा है प्रिंसिपल बता दो क्या है।
तो 9 का वैल्यू 8100, तो किससे गुना कर रहा है इसमें, तो 900 से गुना कर रहा है। तो 9 का वैल्यू 8100, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें भी 900 से गुना करो, 9 8 है 7200, कितना हो जाएगा 7200। लेकिन 7200 कब हुआ, 7200 तब हुआ जब इसने 1200 रुपया निकाला। अगर 1200 नहीं निकाला होता तो क्या होता, 7200 प्लस 1200 अर्थात कितना आता है 8400, कितना होता है 8400। तो 21 चौक 8400, 21 चौक 8400, इसमें 400 से आप क्या करेंगे गुना, तो 400 से गुना करेंगे, तो इसमें भी आप किससे गुना करेंगे 400 से। तो 400 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8000 जो हो जाएगा, 8000 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो मूलधन था वो कितना था भाई 8000 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। बैंक उस व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देने का प्रस्ताव देता है। यदि वह पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 1800 रुपया और 1700 रुपया निकाल लेता है तो अंतिम रूप से तीसरे वर्ष के अंत में उसे 6600 रुपये का मिश्रण प्राप्त होता है। तो उसकी आरंभिक राशि क्या है। देखिए इस बार रेट कितना है आपका 10% है। तो आप बोलेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1/10। तो पहले वर्ष में इसका 10 रुपया कितना हो गया होगा, 11 रुपया हो गया होगा। लेकिन पहले वर्ष के अंत में वो क्या करते हैं भाई 1800 रुपया निकाल लेता है। फिर 10% रिमेनिंग पर 10% रेट उसको मिलेगा, तो फिर इसका 10 रुपया कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। फिर ये दूसरे वर्ष के अंत में क्या करता है भाई, तो दूसरे वर्ष के अंत में फिर ये निकाल लेता है कितना 1700 रुपया निकाल लेता है। तो फिर इसका 10 रुपया कितना हो गया होगा 11 रुपया। तो लास्ट में करा है कि तीसरे वर्ष के अंत में जो इसका अमाउंट है वो 6600 रुपया है। तो अगर 11 यूनिट का वैल्यू 6600 रुपया है तो बोले 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 600, क्योंकि 600 से इसमें गुना किया जा रहा है। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा 6000, क्योंकि इसमें भी 600 से गुना होगा, तो ये आपका हो गया 6000। 6000 हुआ कब, जब इसने 1700 रुपया निकाला। अगर ये 1700 नहीं निकाला होता तो कितना होता भाई, तो आपका हो जाता 6000 प्लस 1700, तो कितना हो जाता 7700। तो 11 यूनिट का वैल्यू 7700, तो बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 700, क्योंकि इसमें 700 से गुना कर रहे हैं। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7000। अब 7000 ये कब हुआ, 7000 ये तब हुआ जब इसने 1800 रुपया निकाला। अगर 1800 नहीं निकाला होता तो 7000 और प्लस 1800 ये हो जाता 8800, कितना आता 8800। तो 11 यूनिट का वैल्यू अगर 8800 तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, मतलब इसमें 800 से गुना किया है। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा भाई, तो इसमें भी आप 800 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8000 रुपया। तो यहाँ भी जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 8000 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक व्यक्ति 3000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 का भुगतान करता है तो कुल ऋण को प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने धन का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए भाई 10% ये आपका रेट है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 1/10। अब हो क्या रहा है कि पहले वर्ष में इसका 10 रुपया जो हो जाएगा वो 11 रुपया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया का भुगतान कर देता है, मतलब 1000 रुपया चुका देता है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ष जाएंगे तो 10 रुपया मेरा क्या हो जाएगा 11, फिर ये क्या करेगा 1000 रुपया चुका देगा। ठीक है, फिर तीसरा वर्ष जाएंगे, तीसरे वर्ष के अंत में कितने धन का भुगतान करना होगा, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितने धन का भुगतान करना होगा, तो 10 रुपया आपका क्या हो जाएगा 11 रुपया। तो अब बात करिए थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में जो पैसा है वो कितना है 3000, ये आपका है 3000। तो अगर 10 का वैल्यू 3000 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 300, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3300 रुपया हो जाएगा। अरे इसमें 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 3300 हो जाएगा। अब 3300 में इसने चुका दिया, 1000 रुपया इसने दे दिया, तो 1000 दे दिया तो 2300 बचा। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 230 हो जाएगा। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 11 गुने 230 होगा। तो 11 तिया 33 का 3, कैरी कितना हो गया 3, और 11 दूनी 22 और 22 से 3 कितना हो गया 25, 2530 ये हो गया, 2530 हो गया। अब देखिए 2530 जब हुआ तो 2530 में से 1000 इसने चुकता कर दिया,
तो 1000 चुकता कर दिए तो बचा कितना भाई, तो बचा आपका 1530। क्या बचा, 1530। 1000 जब दे देगा तो 1530, तो बोलो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 153। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 11 यूनिट का वैल्यू, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 153 गुने 11। तो 11 तिया 33 का 3, कैरी हो गया 3, 11 5 55 और 3 कितना हो गया 58, कैरी कितना 5। तो 11 और 11 का 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 16, तो 1683 रुपया। ठीक है, इसे क्या करना होगा भाई, चुकाना होगा 1683 रुपए। फिर एक बार देख लेते हैं, एक व्यक्ति 3000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 का भुगतान करता है तो कुल ऋण को समाप्त करने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने धन का भुगतान करना होगा, तीसरे वर्ष के अंत में। तो पहले वर्ष के अंत में 1000 चुकता किया, ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया 2300, 230, 11 2530। फिर 1000 चुकता किया तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, तो 1530। तो फिर ये आपका 11 1683, 1683 ही इसका सही उत्तर होगा, 1683। तो इसका आंसर होगा 1683। तो ये आपका रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फिनिश हुआ। आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं।